नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट विच अनफोल्डेड इन ब्रॉड पीक। और यहाँ पे जो है एक मैसिव स्नो एवलांच हुआ जिसके कारण जो 10 मेंबर एक्सपीडिशन टीम है, ऑल ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइफ। एंड ये सिर्फ एक सेटबैक नहीं था, इट वॉज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट फॉर द होल माउंटेनियरिंग कम्युनिटी। बिकॉज जो भी माउंटेनियरिंग से थोड़ा बहुत भी राब्ता रखता है उनको पता है जो लोग इस एक्सपीडिशन में खोए हैं वो एक पूरे जनरेशन थी माउंटेनियरिंग लेजेंड्स की, ठीक है, विच वॉज लेड बाय अ लेजेंड हिमसेल्फ, दिस इज निर्मल पूजा, also known by the name of Nimsdai, and a man, a legend. He's known in the mountaineering circles, known for his project called as Project Possible, जिसमें कि इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। He climbed all 14 8,000 peaks in just 6 months and 6 days, ठीक है, 2019 में इसके ऊपर जो है नेटफ्लिक्स की एक सीरीज भी बनी थी। और ना सिर्फ ये, इन्होंने 2021 में जो K2 है, गुडविन ऑस्टिन है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड टेक्निकल ट्रेन जिसे बोला जाता है, उसे विंटर्स के टाइम पे क्लाइम किया था 2021 में। अगेन डन, कैन बी डन ओनली बाय अ लेजेंड, बट अनफॉर्चुनेटली इन 14 जो 8,000 वाली पीक्स है जो हमारी वर्ल्ड में मिलती हैं, उसमें वन ऑफ द रिलेटिवली इजी मानी जाने वाली पीक, द ब्रॉड पीक, यहाँ पे जाके ही पेरिश बिकॉज ऑफ अ स्नो एवलांच, ठीक है। एंड सिर्फ यही नहीं, there were other Nepali climbers in it who were, all of them were legends। like अगर मैं बात करूँ किली पेम्बा की, ठीक है, इन्होंने सारी 14 की 14 जो 8,000 वाली पीक्स हैं वो इन्होंने सबमिट कर रखी हैं। युक्ता गुरंग हैं 12 आउट ऑफ 14। एंड देन उसके बाद मैं ग्यालू शेरपा की बात करूँ, अगेन लेजेंड, कंचनजुंगा को उन्होंने एक ही सीजन में 3 बारी जो है सबमिट किया है, ठीक है। नेमा शेरपा हैं, नुआंग थेंगू हैं, लाइक पूरी जनरेशन थी ऑफ वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड गुड क्लाइंबर्स जो कि आगे जनरेशन को बहुत कुछ देने वाले थे। ऑल ऑफ देम पेरिश्ड इन ब्रॉड पीक इन दिस स्नो एवलांच, ठीक है। इसके अलावा 4 मेंबर्स की इंटरनेशनल टीम भी थी यहाँ पे, ठीक है, दे ऑल्सो डाइड, बट अ बिग लॉस फॉर माउंटेनियर्स, ठीक है, एंड माउंटेनियरिंग कम्युनिटी, ठीक है। एंड सो डेविस्टेटिंग वाज दिस एवलांच। और जिस जगह से ये लोग गिरे हैं, लाइक जो निम्सदाई का जीपीएस ट्रैकर है, उसका जो लोकेशन है, जो लोकेशन का जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप है, क्योंकि वो जीपीएस ट्रैकर क्या करता है, वो लोकेशन को कंटिन्यूसली पिंग करता रहता है, ठीक है। तो वो जो लोकेशन है, वो फॉल लिटरली, उस एवलांच में जो फॉल है वो ऑलमोस्ट 700 मीटर का था। मीन्स ये जो टीम के लोग हैं 700 मीटर नीचे गिरे एवलांच के साथ में, विच इज़ वेरी वेरी डेविस्टेटिंग एंड अनफॉर्चुनेट। कैंप 2 एंड कैंप 3 के बिटवीन ये जो एवलांच आता है और यहाँ पे आके गिर जाते हैं, यहाँ पे आके ये सारी टीम जो है पेरिश हो जाती है। तो समझेंगे हम लोग जो है यूपीसी के पर्सपेक्टिव से ब्रॉड पीक के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, इन 14 8,000 पीक्स के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट स्नो एवलांचेस, क्यों इतना ज़्यादा डेविस्टेटिंग हो जाते हैं इन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में। नाउ लेट अस स्टार्ट विद ब्रॉड पीक, ठीक है। हिस्टोरिकली इट इज नोन बाय द नेम ऑफ फल्चन कांगड़ी, बाल्टी लैंग्वेज में से फल्चन कांगड़ी बोलते हैं, बिकॉज गिलगित बाल्टिस्तान में ये आपको पीक देखने में मिलती है। एंड दिस इज द 12th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया, टोटल 14 जो है 8,000 पीक्स हैं, जिसमें से कि ये 12वीं है ऑफ 8,051 मीटर्स। बहुत ही यूनिक है, इसके बारे में बात करूंगा अभी। बहुत ही यूनिक पीक है, देखिए। बाकी जो है, बाकी आपको इस तरह ट्राइंगुलेटेड पीक्स देखने मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक ब्रॉड रिज मिलती है, ठीक है, इसलिए। सो 14,000, ये जो आपकी 8,000 है, उसमें से ये 12वीं है, ठीक है। एंड ये आपको मिलती कहाँ पे? इट इज सिचुएटेड इन द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज है यहाँ पे, इस पे मिलती है। एंड इट इज़ फाउंड इन द गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, जो कि अगेन इंडिया इसको जो है ऑफिशियली अपना मानता है, बट इट इज़ एक्चुअली अंडर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एंड इन द नदर्न साइड इट इज़ शेयर्ड बाय चाइना। चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है उसके अंडर आती है, ठीक है। सो बीच में आपको मिलती है। और ये एक पीक नहीं है, इसकी 4 पीक्स जो है हमें कंटिन्यूस रेंज में देखने को मिलती है। सबसे ऊपर आपको मिलती है K2, विच इज़ गुडविन ऑस्टिन, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन यूनियन, 8,611 मीटर्स की। उसके बाद साउथ ईस्ट की तरफ जाते हुए आती है ब्रॉड पीक। एंड देन उसके बाद आती हैं आपकी 2 गशेरबम की पीक्स, गशेरबम 2 एंड गशेरबम 1। तो टोटल 4 पीक्स आपको यहाँ पर मिलती है, ऑल ऑफ देम 8,000 प्लस, ठीक है। इसके अलावा एक और 8,000 पीक हमें यहाँ पे मिलती है टूवर्ड्स दी वेस्ट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। दिस इज नंगा पर्वत, 8,125 मीटर्स इन टोटल, ठीक है। तो 5 जो आपकी वर्ल्ड की टॉप 14 8,000 हैं, दे आर हेयर इन गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में ही मिलती है। एंड दिस रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है जी। सडनली बहुत ज़्यादा धूप पड़ जाती है एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं, फिर स्नोफॉल हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम माइक्रो क्लाइमेट है।
एंड वेरी वेरी ब्रूटल इन नेचर, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। सो अगर मैं बात करूँ लाइक ऑल 14 ऑफ दिस 8,000ers, ठीक है, सो 5 तो यहीं पे आ गई आपके गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में। सबसे ऊपर आ गई K2, उसके बाद ब्रॉड पीक है, गशेरबम 1, गशेरबम 2, ठीक है, एंड देन इसके बाद आ गया आपका नंगा पर्वत है, ठीक है, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर इन नेपाल। एंड जो इंडिया एंड नेपाल शेयर कर रहा है दिस इज कंचनजुंगा। उसके बाद आपको मकालू है, लोहित से है, देन उसके बाद ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट ऑफ ऑल दिस 8,000ers, चोमू लांगमो या सागरमथा भी से बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका चोयू है, देन शीशा पांगमा है, मनालसू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी पीक्स है, धौलागिरी है। तो ये आपकी टोटल 14,800ers है, ठीक है कि नहीं। एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर इन नेपाल, ठीक है। वन इज शीश पांगमा हो गया आपका, एंड देन आपकी जो इधर की ऊपर की रेंजेस है दे आर शेयर्ड बाय नेपाल एंड चाइना, ठीक है। सो ये सॉरी आपका दे आर शेयर्ड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, एंड हियर इज नेपाल एंड चाइना। सो ये आपकी टोटल 8,000ers मिलती हैं यहाँ पे। नाउ टॉकिंग अबाउट ब्रॉड पीक, ठीक है। सो ओरिजिनली इसको हमने K3 नाम देने वाले थे। देखो ये सारी जो है ना यहाँ पे देखिए, दिस इज K2, उसका ब्रॉड पीक आती है, दिस वाज सपोज टू बी कॉल्ड एज K3, गशेरबम 1 दिस इज K4 एंड गशेरबम 2 दिस इज K5। तो इस तरह से हम इसको नेम करने वाले थे, बट K3 इसको नाम हम लोगों ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर जिन्होंने इस समिट को खोजा था, हिज नेम वाज सर मार्टिन कॉनवे, और 1892 में उन्होंने देखा कि भाई ये एक पीक नहीं है, लाइक इस तरह का पीक नहीं है। यहाँ पे क्या मिलता है, इस तरह का एक ऊपर जाके इस तरह से एक ब्रॉड रिज मिलती है, इस तरह से ब्रॉड एक फ्लैट रिज मिलती है, और इस रिज जो है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1.5 किलोमीटर, 1 माइल लंबी जो है रिज है। एंड इसकी समिट जो है लास्ट रिज के एंड में देखने में मिलते हैं, विच इज़ अराउंड 8.51 मीटर्स, ठीक है। इसके बीच में 2 फॉल्स रिज भी मिलती है, एक सेंट्रल रिज है एंड देन उसके बाद एक स्टार्टिंग की रिज है। तो इसको देखते हुए इसको निक नेम दे गया ब्रॉड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो टॉप है इट वाज ब्रॉड इन नेचर, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स का एक लॉन्ग समिट रिज हमें यहाँ पे मिली थी, ठीक है। अगेन वैसे तो ये बाकी जो 14 8,000 हैं उससे कंपैरेटिवली ईजी है, बट स्टिल इट्स अ वेरी टेक्निकल माउंटेन, ठीक है। जो वेस्टर्न साइड से चढ़ना होता है बहुत ही स्टीप, कहीं पे जो है इनके जो क्लाइंब है इट इज़ वेरी वेरी स्टीप, एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ अलॉन्ग विद गलीज, ठीक है। गलीज क्या होते हैं? जनरली फनल्स होते हैं, ठीक है। 2 या माउंटेन के बीच में इस तरह से नैरो फनल्स होते हैं, इनको हम लोग गलीज बोल देते हैं। तो गलीज के साथ साथ में जो है इस पिक को चढ़ना है, एंड इस करके इट बिकम्स वेरी वेरी टेक्निकल एंड डेंजरस ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्नो एवलांचेस, ठीक है। सो दिस इज यू कैन सी लाइक 5,000 के आसपास में बेस कैंप है, देन कैंप 1 आता है, कैंप 2 आता है, कैंप 2 एंड कैंप 3 के बीच में ये जो है डिजास्टर हुआ, विच इज बिटवीन 6,200 टू 7,000 मीटर्स, 7,700 मीटर्स के आसपास में, ठीक है। सो पहला असेंट कब किया गया था? पहला असेंट जो है इट वाज डन इन 1957 बाय अ 4-man ऑस्ट्रियन एक्सपीडिशन, ठीक है, जिन्होंने कि इस जो समिट है इसको अचीव किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको लाइक यहाँ से इसकी पहली असेंट स्टार्ट हुई थी, उसके बाद असेंट होती रही, ठीक है। ना बिफोर टॉकिंग अबाउट किस तरह से सारा डिजास्टर हुआ, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि स्नो एवलांच है क्या और किस तरह से आकर करता है, ठीक है। देखो 2 शब्द हैं बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, स्नो एंड एवलांच। एवलांच का मतलब है रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ समथिंग, इट कैन बी डेब्रीज, इट कैन बी ट्रीज, इट कैन बी रॉक्स, समथिंग, है ना। तो अगर रॉक्स होते तो उसे हम रॉक एवलांच बोल देते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, मेजरली स्नो जो है वो स्लोप में, हाई स्लोप से वो नीचे की तरफ आती है, माउंटेन के टॉप से जनरली, या फिर हाई स्लोप्स रीजन से वो नीचे आती है टुवर्ड द बेस ऑफ द माउंटेन्स, एंड दैट बिकम्स स्नो एवलांच, ठीक है। इसमें जनरली स्नो हो गया, आइस हो गई, रॉक्स एंड ट्रीज, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ही हाई वेलोसिटी में नीचे आती हैं। वाई? बिकॉज जो ऊपर माउंटेन टॉप्स हैं या हाई जो आपकी स्लोप्स है वहाँ पे जब स्नो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका भार, ग्रेविटी जो है वो लाइक ग्रेविटी के पुल में वो नीचे आती है, एंड देन दैट कॉजेज स्नो एवलांच, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के स्नो एवलांच होते हैं, जैसे कि स्लैब एवलांच होता है, ठीक है। स्लैब एवलांच में क्या होता है कि पूरा का पूरा सेक्शन, जनरली क्या होता है जब माउंटेन के ऊपर फ्रेश स्नो गिरती है तो वो क्या करती है, नीचे जो मेन जो ऑलरेडी स्नो की लेयर होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ठोस हो चुकी होती है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर डालती है, एंड विद टाइम व्हाट हैपेंस इज कि पूरा का पूरा सेक्शन है, डेप्थ से पूरा सेक्शन है, ये टूट के निकल जाता है, एंड द होल स्लैब कम्स डाउन। इसको हम लोग स्लैब एवलांच बोल देते हैं। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें क्या होता है, स्नो नीचे की तरफ वो आती है, ठीक है। देन सेकंड होता है आपका पाउडर स्नो एवलांच, एंड दिस इज अगेन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर जनरली जो स्नो होती है, जो लाइक बहुत ही फ्रेश स्नो होते हैं, विच इज़ मोर ऑफ अ पाउडर्ड इन नेचर, ये स्नो जो है बहुत तेज़ी से नीचे आती है, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास में होती है। सॉफ्ट स्नो होती है, पाउडर स्नो होती है, बहुत तेज़ी से आती है, हवा के साथ मिक्स कर जाती है और हवा के साथ मिलकर पूरा इस तरह का स्नो डस्ट है वो क्रिएट करती है। दैट इज़ योर स्नो एवलांच, ठीक है, बहुत ही रैपिडली मूव करती है। थर्ड इज योर स्प्रिंग एवलांच। स्प्रिंग एवलांच जनरली हमें तब देखने मिलता है जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आते हैं। जनरली विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ेगी तो उसके बाद क्या होता है, जब समर्स आते हैं या फिर जब सीजन चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है राइज होने स्टार्ट होते हैं, जिसके कारण जो स्नो है वो मेल्ट होती है और मेल्ट होने के कारण वो अंडरलाइंग रॉक्स होगी या अंडरलाइंग जो थिक आइस होती है, जो सॉलिड आइस होती है, कंपैक्ट आइस होती है, उसके नीचे पानी बहने लग जाता है, जिसके कारण ये स्नो जो है वो धीरे धीरे करके नीचे को आती है। और ये जो है लाइक लिटरली पानी एंड स्नो मिलके जो है लाइक आप एक तरह से कह रहे हो सीमेंट टाइप का मिक्सचर बना देती है, विच इसमें ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं वो स्नो के वो नीचे की तरफ को गिरते हैं। तो दिस इज टाइप ऑफ एवलांच कॉल्ड एज स्प्रिंग एवलांच, ठीक है। इसमें पानी जो है या टेम्परेचर राइज इसके कारण स्नो मेल्ट करती है, वो काफ़ी ज़्यादा रोल निभाता है। तो होता कैसे, लाइक हाउ एन एवलांच का 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टार्टिंग जोन, ठीक है। स्टार्टिंग जोन जनरली क्या होगा, हाई ऑन स्लोप्स होगा, जनरली माउंटेन समिट के नज़दीक होगा या ऐसी जगह में होगा जहाँ पे जो स्लोप है बहुत ज़्यादा स्टीप है। वहाँ पे क्या होगा, जनरली स्नोफॉल का होने के कारण बहुत ज़्यादा स्नो इकट्ठी हो जाती है, एंड जब बहुत ज़्यादा स्नो इकट्ठी होगी तो बहुत ज़्यादा भार हो जाएगा। ग्रेविटी जो है इसको लाइक जो स्नो की कंपैक्शन है वो इसको झेल नहीं पाएगी, ग्रेविटी में नीचे आ जाएगी, एंड दैट विल कॉज द होल स्नो टू स्लाइड, ठीक है नहीं। एंड कैन बी एनी ऑफ इट, ठीक है, स्लैब हो सकता है, पाउडर हो सकता है या स्प्रिंग एवलांच कोई भी हो सकता है, ठीक है। इवेंचुअली दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट नोन एज द स्टार्टिंग जोन। यहाँ से स्नो जो है स्लाइड करना स्टार्ट करती है, देन इट बिकम्स इट बेसिकली स्टार्ट्स रोलिंग, है ना, बॉल जो है रोल होना स्टार्ट हो जाती है, एंड लाइक स्नो है धीरे धीरे करके और ज़्यादा स्नो को इकट्ठी करती है एंड वो सारा नीचे की तरफ को आता है, एंड दिस बिकम्स एन एवलांच ट्रैक। जनरली एक एवलांच है वो किसी गली के थ्रू या फिर जो है एक किसी स्टीप स्लोप से नीचे की तरफ को गिरेगा, बिकम्स अ एवलांच ट्रैक। एंड देन लास्ट इज द रनआउट जोन। रनआउट जोन जनरली क्या होगा, इट विल बी अ बेस ऑफ द माउंटेन। जब ये स्नो नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है जी, दिस विल इवेंचुअली कम टू द बेस ऑफ द माउंटेन वेयर वो आउटवर्ड्स की तरफ को फैलेगी, एंड यहाँ पे जाके जो है स्नो आगे मूव करना बंद हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज द रनआउट जोन, ठीक है। ये जो स्नो डेब्रीज इसका मूवमेंट फाइनली इट कम्स टू स्टॉप। तो इस तरह की जो है आपको एनाटॉमी देखने को मिलती है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ और व्हाई द स्नो एवलांचेस अकर, ठीक है, क्या मेन कारण होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं इसके। सबसे पहला होता है अनस्टेबल स्नो, ठीक है, जो बर्फ़ है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। क्यों? बहुत ज़्यादा फ्रेश स्नो होगी, फ्रेश स्नो होने से क्या होगा, स्नो की लेयर जो है बढ़ती रहेंगी, एंड इसके कारण क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी, भारी हो जाएगी, तो उसे जो है माउंटेन होल्ड नहीं कर पाती है। सेकेंड इज स्टीप स्लोप, ठीक है, स्लोप जितनी स्टीप होगी ग्रेविटी का पुल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, एंड जनरली 30 to 45 डिग्रीज के आसपास में होता है। एंड इसके साथ साथ में क्या होता है, एक ट्रिगर होता है। जनरली कोई चीज़ ट्रिगर करती है इस तरह के एवलांचेस को, स्नो धीरे धीरे करके नीचे खिसकती है, वो और ज़्यादा स्नो इकट्ठी करती है और नीचे की तरफ को लेके जाती है, ठीक है। इसको हम लोग लेके 3 एलिमेंट्स होते हैं, इन्हीं 3 एलिमेंट्स से हमें स्नो एवलांचेस मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि टोपोग्राफी मैंने आपको बात करी, मेन कॉज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टीप स्लोप है ना। टोपोग्राफी, स्लोप का एंगल जनरली 30 to 45 डिग्रीज का जो एंगल होता है स्लोप का, वो काफ़ी ज़्यादा जैसे ऑप्टिमम माना जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी भी हो जाती है, येट कोई छोटा सा ट्रिगर भी क्या कर सकता है, इस स्नोफॉल को नीचे की तरफ को खिसका देता है, ठीक है। सो दैट इज़ वन एरिया या वन टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट जहाँ पे कि हमें स्नोफॉल या फिर जहाँ पे हमें मोस्टली स्नो एवलांचेस देखने को मिल जाते हैं। देन इज स्नोफॉल लोडिंग, बहुत ज़्यादा फ्रेश स्नो आएगी, अगर बहुत ज़्यादा रैपिडली स्नोफॉल हो रहा है तो क्या होगा, मोर एंड मोर स्नो विल अकर एंड एक्यूमुलेट, ऊपर के लेयर्स में एक्यूमुलेट होती रहेगी, एक्यूमुलेट होगी तो क्या होगा, भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा तो क्या होगा, इवेंचुअली द टेंडेंसीज ऑफ रोलिंग इट डाउन अंडर द स्लोप बिकम्स हाइयर, ठीक है। इतना भार जो है वो धीरे धीरे करके नीचे लुढ़क जाता है। देन इज टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, जैसे मैंने स्प्रिंग एवलांच बताया, तो क्या होता है, अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में बहुत जल्दी रैपिडली वार्मिंग होनी स्टार्ट होगी। इससे क्या होगा कि जो आइस है, ऊपर की जो आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। मेल्ट होती है तो क्या होता है, आइस एंड वाटर का जो है मिक्स बन जाता है, उसके कारण भी एवलांचेस आ जाते हैं, क्योंकि स्नो जो कंपैक्शन है उसमें वीकनेस आ जाती है, टूट जाता है स्नो, एंड देन दैट कॉजेज रोलिंग डाउन दी स्लोप, ठीक है। इवन विंड एक्शन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कई बार क्या होता है, जैसे आपने क्या हम लोग जनरली समिट्स के साइड में देखते हैं, जब विंड जो है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ चलती है, जनरली गलीज की तरफ चलती है जब, या ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, तो क्या होता है, वो बहुत सारी जो ऊपर की पाउडर्ड स्नो होगी उसे उठा के एक साइड में आके इकट्ठी कर देगी, ठीक है। एक साइड में इकट्ठे होने से क्या होता है, इस तरह के आपके
स्लैब्स बन जाते हैं विंड के, ठीक है, या सॉरी स्नो के, दीज आर कॉल्ड एज विंड स्लैब्स, ठीक है। ये विंड स्लैब कई बार अगर समिट के पास में हो रहा तो इस तरह का एक प्रोजेक्शन भी देती है कि यहाँ पे लैंड है या फिर नीचे जो है ज़मीन है, जबकि ये एक्चुअली कुछ नहीं होता, विंड के कारण स्नो को मूव करते हुए एक स्नो की एक्सटेंशन होती है। जनरली कई बार क्लाइंबर्स इसके ऊपर पैर रखते हैं तो पूरा स्नो जो है वो नीचे बैठ जाता है एंड हाई चांसेस ऑफ मतलब समिट से फॉल होने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो विंड एक्शन, ठीक है। बहुत बारी ये विंड है क्या करती है, गलीज की तरफ को, जो माउंटेन्स के बीच में गलीज है, नैरो एरियाज है, फनल एरियाज है, यहाँ पे आके विंड जो है बहुत सारा स्नो डिपॉजिट करेगी। दैट ऑल्सो कॉजेज इंक्रीजिंग स्नो लोड एंड दैट टेंडेंसी कैन क्रिएट एवलांचेस, ठीक है। उसके बाद कुछ इमीडिएट ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स हैं, अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक के कारण बहुत सारा स्नोफॉल है वो नीचे आ सकता है या स्नो एवलांच के फॉर्म में आती है। एंड मेजरली ह्यूमन एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। ह्यूमंस जैसे कि स्कीइंग हो गई या कोई इस तरह की एक्टिविटी की गई है जिसके कारण स्नो जो है, स्नो फॉल या स्नो का जो पोर्शन है वो टूट जाता है, नीचे को रोल आउट करता है, ट्रिगर बन जाता है, इवेंचुअली कॉज द होल एवलांच, ठीक है। बहुत सारी मूवीज में हमने देखा भी वाले का, अगर आपने K2 मूवी देखी है या एवरेस्ट देखी है तो उसमें हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी भी हुई है। ओके, नाउ विच वाई, अब हम बात करें वाई दिस एरिया वॉज सो प्रोन, है ना, वाई ब्रॉड पीक K2 वाला जो रीजन है, शेरबम वाला रीजन है, वाई दिस एरिया इज सो मच एवलांच प्रोन। मोस्ट ऑफ सारा करिकुलम जो काराकोरम है, इट इज एवलांच प्रोन रीजन। क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम वेदर्स हमको यहाँ पे देखने मिलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, एक्सट्रीम अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। दूसरा सिवियर टोपोग्राफी, यहाँ पे माउंटेन जो है बहुत ही स्टीपली राइज करते हैं, स्लोप जो है बहुत ज़्यादा स्टीप है, टेक्निकल है, एंड इस करके हमें क्या यहाँ पे लाइक ये जो एवलांच होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे टोपोग्राफी फनल है, अब मोस्ट जैसे मैंने आपको बताया इस ब्रॉड पीक में जो वेस्ट साइड में, जहाँ से जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे गलीज है, ठीक है, इस तरह की गलीज है, एंड इन गलीज के साइड में लाइक लिटरली इस गलीज के एज में जो कैंप्स हैं वो लगे हुए हैं, कैंप्स के ऊपर, कैंप्स के थ्रू समिट की तरफ पुश किया जाता है। सो ये गलीज जो है दे आर वेरी वेरी प्रोन टू सच काइंड ऑफ लैंडस्लाइड रीजन, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह की गलीज में विंड्स आती हैं, विंड क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा स्नो डिपॉजिट कर देती हैं, अपर साइड में स्नो डिपॉजिट कर देती हैं, एंड दैट कैन कॉज एवलांचेस, ठीक है। सेकेंड, वेदर एंड स्नो लैंडिंग। अब लोडिंग एंड हुआ क्या था बेसिकली, जुलाई के टाइम पे यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबली बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी थी, इसके कारण ऊपर के समिट वाले एरियाज में, हाइयर ऑल्टीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा स्नो पहले ही पाइल अप हो रखा था, एंड इस स्नो को कंपैक्ट होने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, ठीक है, कंपैक्शन नहीं हुआ था। इस कंपैक्शन के ना होने करके जो है क्या हुआ था, यहाँ पे ये एवलांच आने की टेंडेंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, जो कि आई थी, ठीक है कि नहीं। देन सेटलमेंट होने का टाइम जैसे मैंने बताया नहीं मिला, एंड इस करके क्या हुआ, द होल स्लैब गिव अवे, ठीक है। यहाँ पे जो एवलांच आया वो स्लैब एवलांच था, तो पूरा का पूरा जो सेक्शन है स्नो का नीचे तक वो खिसक के नीचे आ गया, द होल पोर्शन फेल डाउन, इसको करके दिस इज व्हाट बेसिकली कॉल्ड स्लैब एवलांच, जैसे मैंने बताया वो हुआ था। मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंस क्लाइंबर भी थे जिन्होंने कि अपना समिट पुश है उन्होंने अबैंडन कर दिया। वाई? बिकॉज दे सॉ कि भी फ्रेश स्नो है एंड स्नो लोडिंग हुआ है काफ़ी ज़्यादा और इसको सेटल डाउन होने का टाइम नहीं मिला है, ठीक है कि नहीं। तो काफ़ी लोगों ने इसको वो भी कर दिया था, लाइक डेफर कर दिया था, बट जो निम्जाई की एक्सपीडिशन थी दैट वेंट ऑन एंड दैट कॉज दी लाइक प्रॉब्लम्स, ठीक है। देन टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आल्सो देयर, लाइक यहाँ पे अनयूजुअली बहुत हाई टेम्परेचर्स दिन के टाइम पे निकल जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दिस वार्मिंग, द डे टाइम वार्मिंग कैन और इट मे हैव लेड टू स्नो मेल्टिंग अवे एंड द होल स्लैब इवेंचुअली गिविंग अवे, ठीक है। तो इस तरह की सिस्टम या इस तरह के hazards were already there in this system, and that is why there might have been this avalanche. That is why this is what would have caused the avalanche, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हमारे देश में किस तरह की गाइडलाइंस है विद रिस्पेक्ट टू स्नो एवलांच, तो एनडीए में जो है वो गाइडलाइंस लेके आता है स्नो एवलांचेस के लिए, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके पास स्पेसिफिक गाइडलाइंस ले रखी है हम लोगों ने। अब इसके लिए हम लोग क्या है, 3 एस्पेक्ट्स में बात करते हैं। पहला, हम लोगों ने हैजार्ड जोनेशन कर रखी है। दूसरा, हम लोग स्ट्रक्चरल मिटिगेशन करते हैं, मीन्स हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ताकि स्नो एवलांचेस हैं इनकी जो इफेक्ट है उसे मिनिमाइज किया जा सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हम लोगों ने लगा रखे हैं, ठीक है। एंड इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्नो एवलांचेस के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन है, जो रेगुलेशन है वो कौन करता है, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है, DGRE, ठीक है। ये डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ये
इस स्नो एवलांचेस के लिए प्रिपेयरनेस करता है, ठीक है कि नहीं। हैजार्ड मैपिंग एंड जोनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क जो है जोन्स बना रखे हैं, जहाँ पे कि एवलांचेस का असर मैक्सिमम कम या मीडियम लेवल का हो सकता है। उस बेसिस पे स्ट्रक्चर मेजर्स में हम लोग स्नो फेंसेस बनाते हैं, रिफ्लेक्शन वॉल्स बनाते हैं, एवलांच शेड्स बनाते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी लेकर, अगर आपकी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में गए तो इस तरह के एवलांच शेड हम लोग बनाते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को या रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा के रखने के लिए। एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हम लोगों ने बना रखे हैं, डॉप्लर रडार्स हैं हम लोगों के पास, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, एडवांस्ड वेदर स्टेशंस हम लोगों ने लगा रखे होते हैं, जो कि इस तरह की हर एक इम्पैक्ट या मूवमेंट के बारे में बताते रहेंगे कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होगी है, एवलांच प्रोन रीजन है या एवलांच आ सकता है। तो इस बेसिस पे हम लोग इन्फॉर्मेशन अलर्ट्स है वो जनरेट करते रहते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है विद रिस्पेक्ट टू स्नो एवलांच, विच इज़ अगेन मोस्टली डिप्लॉयड इन दी हिमालयन रीजन, जहाँ पे कि आपको स्पेशली जैसे लद्दाख वाला रीजन हो गया आपका, एंड देन थ्रू आउट आपका उत्तराखंड हिमाचल वाला रीजन हो गया, वहाँ पे मिलते हैं। बट वट एवर मे बी द रीजन, इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट डेफिनेटली, ठीक है। माउंटेनियरिंग कम्युनिटी के लिए अगर मैं बात कर लूँ, ओवरऑल जो एडवेंचर इंथुजियास्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड जो सिस्टम्स को स्टडी करते हैं या उनके ऊपर लाइक दोज हु गो टू सच एरियाज, अगेन सच काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट, लाइक इन्होंने पूरे एक जनरेशन का टैलेंट है उसे ख़त्म करके रख दिया, या उसे लाइक एक उस पूरे सोल को जो है कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंची हुई है। सो दैट इज़ अगेन दैट इज़ व्हाट वेगरीज ऑफ नेचर है ना। हम लोग बात करते हैं कि भाई इस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में या इस तरह के समिट्स में, हाई समिट्स में, अगेन सच काइंड ऑफ प्रिकेरियस क्लाइमेट एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, इट इज़ part of doing what mountaineering is. So that was the broad peak for you people.